मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे, यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। सो ऑल माय प्रोफेसर्स रेडी टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो आपको पता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये यूनिट 2 का टॉपिक है जो कि हमें कंप्लीट करना है। सभी के लिए जो नए हैं इस चैनल पे उन्हें बता दूं कि हाँ, हम यूजीसी नेट का जो है सिलेबस पूरा कवर आउट कर रहे हैं, पूरा कोर्स कवर आउट कर रहे हैं। आई एम अक्षय एंड आई क्वालिफाइड with the UGC NET and as also I am an assistant professor. So I am discussing this with you. So now today I am recording in morning. I have time, so अच्छा लगता है टॉपिक तो लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, क्रिएट करती है वर्क इन्वायरमेंट और सेटिंग इन विच people are enabled to perform to the best of their abilities। मतलब एक तरीके से परफॉर्मेंस किसी भी इंडिविजुअल के अंदर से निकलवाने के लिए जो है तो वो है, ये हेल्प करती है, राइट। कोई भी इंडिविजुअल है XYZ, उसके अंदर से जो परफॉर्मेंस हमारे को अगर चाहिए तो हम पहले उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट देंगे, क्रिएट करेंगे और फिर सेट करेंगे कुछ ऐसे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जिससे उसकी एबिलिटी बढ़ सके। चलिए ये हम डिटेल में आगे और देखेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है, मेज़र करता है और डेवलप करता है परफॉर्मेंस जो भी होती है इंडिविजुअल की और टीम की, and aligning the performance with the strategic goals of the organization। और जो भी परफॉर्मेंस जो इंडिविजुअल की हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में मैच करके देखते हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए गए हैं उसके साथ, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो परफॉर्मेंस है वो इस लायक है कि नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर सकें। तो इसी कारण से जो है हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को पिक्चर में लेके आते हैं और मैनेजमेंट के अंदर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक पार्ट है या HRM में आप बोल सकते हैं। जो HRs होते हैं कंपनीज़ के, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, टू रीड द इंडिविजुअल्स और टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स हाउ दे आर कॉम्पिटेंट विद द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ रहे होगे आप सभी, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको क्या है। अगला हमारा जो है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में इसका सबसे बड़े हाथ होता है, राइट। ओके, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारी एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। नाउ डेवलप पीपल फॉर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। पीपल जो होते हैं उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है, कि वो आगे चल के कंपनीज़ के जो की पोजीशंस हैं उन पर उनको प्रमोट किया जाए। और जिस तरीके से वो उन्हें पूरा वर्क इन्वायरमेंट पता होता है कंपनी का, तो वो आगे कंपनी को और अच्छे से संभाल पाते हैं, राइट। देन मीट एम्प्लॉय नीड फॉर फीडबैक। अब जब ट्रेनिंग होती है, आप सभी को पता है, उसके बाद जो है वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसके बाद उनको परफॉर्मेंस चेक करा जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस जब अप्रेज़ल होता है मान लीजिए, तो उसके अंदर जो फीडबैक होता है जो एम्प्लॉयज़ जो देते हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ का फीडबैक होता है ना, उसके लिए जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो
अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ तो उन्हें पता है कि जो भी उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा उसको देखा जाएगा तो ज़रूरी है ना कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो। इसीलिए जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है, जिससे वो फीडबैक अच्छा मिलता है, राइट ना। तो ये जो है मीट करता है एम्प्लॉयज़ नीड फॉर फीडबैक। फिर इंश्योर डैट एम्प्लॉय आर वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो है वो काम करते हैं, ये इससे इंश्योर होता है, ठीक है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। फिर प्रोवाइड द डेटा नीडेड टू मेक एंड डिफेंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिसीजंस। ओके, जो भी डेटा है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, या जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिसीजंस जो होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डिसीजंस, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि किस एम्प्लॉय की कितनी परफॉर्मेंस है, या उसका इस इंडस्ट्री में या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कितनी नीड है। अगर वो सही परफॉर्म कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो उसकी ज़रूरत है, नहीं कर रहा है मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी जो है ये हम कौन बताता है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बताता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो है वो प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना सबसे पहले, फिर कम्युनिकेट करना स्टैंडर्ड्स को, फिर उसके बाद मेज़र करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर उसके बाद कंपेयर करना स्टैंडर्ड्स को, दैन फिर उसके बाद डिस्कस करना रिजल्ट्स को और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जिससे हम एक इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस है वो हम जो है एग्ज़ामिन कर सकें या उसका रिज़ल्ट हमें मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। अगर अच्छा, चलिए आगे स्लाइड में मूव करते हैं, फिर मैं एक आपको समझा देता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहला होता है कि आपको जो है कुछ गोल्स की एक लिस्ट बना लेनी है या स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है, जो कि एम्प्लॉयज़ को करना बहुत ज़रूरी है। 3, 4, 5, राइट, वॉटेवर। हर कंपनीज़ का अपना एक अलग अलग होता है कि किस तरीके के उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होंगे, कहाँ पे कितना वर्क कितने टाइम में करना है, क्या चीज़ें होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके का स्टैंडर्ड जो है वो वर्कर्स के लिए सेट किया गया है, काम को किस तरीके से करना है, और एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ अगर ज़्यादा होते जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हुई है, वो सब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अंदर सेट किया जाता है कि आपका जो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो कितना किस तरीके का होना चाहिए इंडिविजुअल का आने वाले टाइम में, वो सारी चीज़ें सेट करी जाती है इसके अंदर। ओके, नाउ फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है ना, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो क्या होता है आपका, होता है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को जो है वो कम्युनिकेट करना। मान लीजिए अब आपने एक फ़ाइल तो बना ली उन स्टैंडर्ड से, उसमें स्टैंडर्ड सारे लिख भी दिए, पर ये कौन बताएगा उन वर्कर्स को, तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस स्टैंडर्ड्स के बारे में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जिससे उनको पता चले कि हाँ कंपनी की क्या पॉलिसी है, या कह सकते हैं कि कंपनीज़ के क्या प्रोटोकॉल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से जो है तो उनको पता चलता है कि हाँ अगर वो इतना काम करेंगे तो इससे क्या होता है ना, पर्सनल, अगर जब उनको कम्युनिकेट कर देंगे स्टैंडर्ड तो अपना खुद का पर्सनल टारगेट बना सकेंगे कि हाँ उनको किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, कब तक कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें उनको रहेगी, कम ज़्यादा या उसके इक्वल में, या जल्दी ही काम कंप्लीट करेंगे वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है मेजरिंग दी
एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, समझ रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना। आप मान लीजिए कि उसको पता चल गया है कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। एक इंडिविजुअल को अगर पता चल गया है कि किस तरीके से मुझे काम करना है, तो इस इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो हम मैनेज करेंगे या उसको पहले मेज़र करेंगे, ठीक है। मेज़र करेंगे परफॉर्मेंस को, और फिर उस परफॉर्मेंस को मेज़र करने के बाद जो भी इसका परफॉर्मेंस आता है, अगर हम नंबर्स में मेज़र कर रहे हैं या फिर किसी अलग तरीके से मेज़र कर रहे हैं, तो उसको मेज़र करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है। क्योंकि उसने जब गोल बनाए, सेकंड जो हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेट करने के बाद उन्होंने अपने लेवल पे बनाया। आप कंपनी अपने लेवल पे जो है वो चेक करेगी, मेज़र करेगी कि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा क्या काम करने के बाद, ठीक है। ये स्टेप होती है। देन इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है आपकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स। आप कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स को, राइट। यहाँ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, एक्चुअल जो है, और जो हमारे इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई है उसको और जो हमारे इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड है उसको मैच करके देखते हैं कि कितना जो है वो ऊपर या नीचे गई है चीज़ें। तो हमें उसका चीज़ों को पता चलता है कि हाँ अभी ज़रूरत है या नहीं है, मतलब कुछ सुधार की ज़रूरत है परफॉर्मेंस के अंदर या नहीं है, किस तरीके का परफॉर्मेंस है, फिर हम उसको मैनेज करेंगे इसीलिए, ठीक है। अब जब हमने स्टैंडर्ड कंपेयर कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप हमारी जो होती है वो होती है डिस्कस करना रिज़ल्ट्स को। हम रिज़ल्ट्स को डिस्कस करते हैं कंपेयर करने के बाद, ये सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और इसमें अगर कोई गैप आ रहा है तो उस गैप के लिए हम देखते हैं, या उस गैप को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जो रिज़ल्ट होता है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इक्वल टू दी स्टैंडर्ड्स, मोर देन और लेस देन दिस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए चीज़ों को, तो वो उसमें रिज़ल्ट के अंदर हम जब देखते हैं तो ये सारी चीज़ें मैसर करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट्स के अंदर क्या चीज़ आई है ना। फिर उसके बाद जो है वो आपकी नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस अब हम क्या करेंगे, अगर उसका इक्वल है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा उनका जो है वो ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ ज़्यादा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल है, और फिर अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस देन द इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स है तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये है बच्चों कि इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, और करेक्टिव एक्शंस के अकॉर्डिंग जो है हम स्टेप्स लेंगे कि हाँ अब उनमें क्या चेंजेस करना है, उनको बताएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, और फिर से उनको जो है वो एक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के पार्ट में डालेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस इन्हांस करने के बाद जो है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। समझे आप सब, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक अब यहीं तक रखते हैं, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल अपने आप में अलग था। हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बताना है, ट्रेनिंग के जस्ट बाद का है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। चलिए तो अपना कंप्लीट हुआ ना, यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है आपका, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ जॉब एनालिसिस और साथ ही साथ जॉब इवैल्यूएशन। ये दोनों मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा और अच्छे से हम इसको देखेंगे। जल्दी में आज मैं इसका वीडियो लेके आता हूँ। उसके बाद शायद ही मतलब अपने कुछ टॉपिक बच जाएंगे 2 से 3, जिसको मैं कवर आउट करने की कोशिश करूँगा कल में, ठीक है। और आज जितना हो सकेगा आज हम शाम तक देखेंगे, तो आप 2 वीडियो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज मैं लेके आऊँ, ठीक है। चलिए टेक केयर, और मॉक्स लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड आउट करते रहिए हर यूनिट का। आपका पेपर 1 की भी आप साथ ही में तैयारी करिए, ठीक है। बिकॉज कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती है, मतलब अगर पेपर 2 की ही करोगे तो कोई मतलब नहीं है, पेपर 1 भी आपको क्लियर करो, उसको भी सही साट करो, ठीक है।
उस पर भी थोड़ा सा डिपेंडेबल रहना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे पेपर 2 से ही आप मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है। क्योंकि इसी ने जो चेंज करा है उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।